बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस के कोर्स में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मैं उबैदुल्ला हूँ। चलिए जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कुछ बातें ऐसी लिखी हैं कि कुछ आपको पुरानी बात याद आ जाए और आप इस लेक्चर को पिछले लेक्चर के साथ कनेक्ट कर सकें। स्टैटिस्टिक इज एनी क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल, ये आप पहले से जानते हैं। कोई भी क्वांटिटी जो आप सैंपल से कैलकुलेट करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। और स्टैटिस्टिक की कई एक एग्जांपल्स हैं, जैसे सैंपल प्रोपोर्शन है जिसको आप अक्सर पी बार लिख लेते हैं। सैंपल अरिथमेटिक मीन है जिसको एक्स बार लिख लेते हैं। सैंपल मीडियन है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो वहाँ सैंपल से आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक हो जाता है। और अगर पॉपुलेशन से कैलकुलेट करें तो वो पैरामीटर हो जाता है। तो बहरहाल अभी हमें सैंपल वाले से दिलचस्पी है। अहम बात यह है कि एवरी स्टैटिस्टिक इज अ वेरिएबल। इट वेरिएबल इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। एक सैंपल में उसका एक आंसर आता है तो दूसरे सैंपल में उसका दूसरा आंसर आता है। वजह यह है कि सैंपल बदल जाते हैं, वैल्यूज बदल जाती है। ठीक है ना जी। So statistic, like any other variable, has its own characteristic distribution. तो जिस तरह और वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और आप स्टैटिस्टिक 1 में भी इसको देख चुके हैं, कई जगह पर इसको देख चुके हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसी भी वेरिएबल की। इस तरह चूंकि स्टैटिस्टिक भी वेरिएबल है तो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। So the probability distribution of statistic is called sampling distribution. किसी भी स्टैटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। होती ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है चूंकि, लेकिन आई हमें सैम्पलिंग के प्रोसेस से है, इसलिए हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। टुडे वी शैल स्टडी द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, जिसको आप एक्स बार लिखते हैं, और सैम्पलिंग प्रोपोर्शन जिसको आप पी बार लिखते हैं। तो इन दो स्टैटिस्टिक की हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक्सेल में थोड़ा सा आपको ये कुछ बातें जो इधर हमने कवर की हैं, कुछ पिछले प्रेजेंटेशन में कवर की थी, कुछ इधर कवर की हैं, वो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको ये चंद एक बातें समझाना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास एक्सेल में एक टेबल है। इसमें अगर आप देखें तो ये सीरियल नंबर 1, 2, 3, अगर आप बिल्कुल एंड तक चले जाएं, डायरेक्ट की मैं चला जाऊं, तो इसमें टोटल 405 ऑब्जर्वेशन है। ये बेसिकली 405 कारों का डेटा है। 405 कार्स का मेरे पास डेटा है। ये 1 का मतलब पहली कार, 2 का मतलब सेकंड नंबर कार, थर्ड कार, 4। आप यूँ समझे कि एक खास लोकेलिटी है और उसमें टोटल जो है 405 कार्स है। तो नतीजतन ये फुल पॉपुलेशन है कार्स की। ठीक है ना। और उन हर कार के हमारे पास माइल्स पर गैलन मौजूद है। एमपीजी का मतलब है माइल्स पर गैलन। इसी तरह हमारे पास उसकी इंजन डिस्प्लेसमेंट मौजूद है जो क्यूबिक इंचेस में है। इंजन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मौजूद है। उसका हार्स पावर, उस गाड़ी की हार्स पावर हमें मौजूद है हमारे पास। उस गाड़ी का वजन पाउंड्स में, उसका वजन हमारे पास मौजूद है। अगर वो गाड़ी बिल्कुल खड़ी है और आप स्टार्ट है लेकिन खड़ी है, और आप फुल एक्सेलरेटर देकर उसको कोशिश करते हैं कि ये 60 माइल्स पर आवर तक पहुंच जाए, 60 माइल्स पर आवर तक पहुंच जाए, तो उसके लिए वो जो टाइम लेती है इसको हम एक्सेल कहते हैं। और ये बेसिकली गाड़ी की एक्सेलरेशन या उसकी पावर शो करती है। जितने कम वक्त में बिलफर्ज इस गाड़ी ने सिर्फ 9 सेकंड लिए हैं 60 माइल्स पर आवर तक पहुंचने के लिए, अंदाज़ा ये हो रहा है इसकी पावर ज़्यादा है। इससे 12 सेकंड लिए हैं, इसका मतलब पावर ज़रा कम है। इसी तरह ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है कि कौन सी ईयर में ये गाड़ी मैन्युफैक्चर की गई थी। फिर कंट्री ऑफ ऑरिजिन है, इसमें 1 अगर लिखा हुआ है तो ये अमेरिकन है, 2 अगर लिखा हुआ है तो ये यूरोपियन है, और 3 अगर लिखा हुआ है तो ये जापानीज़ है। तो बहरहाल ये कोई थोड़ी सी कहानी है।
इस गाड़ी के इंजन में कितने सिलेंडर्स हैं, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 8 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर है, वगैरह वगैरह, तो ये इधर लिखा हुआ है। और एक ख़ास किस्म का फ़िल्टर गाड़ी में इंस्टॉल्ड है कि नहीं, अगर नहीं है इंस्टॉल तो हमने 0 लिख लिया है, 1 लिखा है, इसका जहाँ 1 लिखा है इसका मतलब वो ख़ास किस्म का फ़िल्टर इंस्टॉल्ड है। तो ये सारी कहानी है इस डेटा की, एंड तक ये पूरा डेटा मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह का ये डेटा हमारे पास मौजूद है। बहरहाल में अब टोटल 405 कारों का हमारे पास फुल डेटा मौजूद है। ये तो पूरा पॉपुलेशन है। अच्छा, अहम बात यह है हमारे पास ये डेटा अक्सर अवेलेबल नहीं होता। अगर ये अवेलेबल हो तो हम सैम्पलिंग नहीं करते, क्योंकि बस डायरेक्ट किसी को स्टडी कर लेते, काम ही आसान हो जाता है। लेकिन ये डेटा अक्सर अवेलेबल नहीं होता। हम क्या करते हैं कि हम सैंपल लेते हैं और सैंपल वाली जो गाड़ियां हैं उनकी मालूमात कलेक्ट करके और उसके बेस पे इस पूरे पॉपुलेशन का अंदाज़ा करते हैं। हमें ये सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता। लेकिन इस केस में चूंकि मेरे पास डेटा सारा अवेलेबल है, तो मैं इसकी मदद से आपको सैंपल और पॉपुलेशन का कुछ ताल्लुक समझाना चाहता हूँ। मैं आपको सैंपल और पॉपुलेशन का कुछ ताल्लुक समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ आ गए हैं, ये मैंने ये ऑल कार्स में तो फुल पॉपुलेशन मेरे मौजूद है, और ये सैंपल में मैं आ गया हूँ। ये अब इसी पॉपुलेशन से मैंने एक सैंपल लिया है, ठीक है। सैंपल कैसे लिया है, तो ये स्टैटिस्टिक का ख़ास प्रोसीजर है। बेसिकली मैंने ये अगर आप देखें तो मैंने उसको कहा है कि रेंज बिटवीन 1 to 405, 1 से लेके 405 तक रैंडमली कोई नंबर जनरेट करे। तो ये वो रैंडम नंबर जनरेटर है कि जिसकी मदद से हम ये रैंडम नंबर जनरेट हो जाते हैं। और फिर मैंने एक्सेल से कहा है कि इन नंबर्स के बेस पे इधर से कारों में से जो भी वो नंबर है उसके बेस पे बिलफर्ज हमारे पास एक नंबर है, सपोज एक नंबर है 62। तो 62 का माइल पर गैलन जो है 27 है। अगर आप इधर आके जाके देखें 62 में, ये 62 पे देखें ये 27 है। तो ये उसने यहाँ से उठा दिया है, वो इन्फॉर्मेशन इसने फुल पूरा रो उठाकर इधर रख दिया है। तो ये एक्सेल को ख़ास तरीक़ाकार पे इसका एक ख़ास फंक्शन है जिसको हम लुकअप फंक्शन कहते हैं। बहरहाल उसको मैंने कहकर ये सारा मैंने सैंपल उधर से कलेक्ट किया हुआ है। मेरा जो सैंपल है, सैंपल ऑफ साइज 20 है, यानी मैंने 20 गाड़ियों का सैंपल लिया है। मेरे पास 405 कार्स हैं टोटल। कैपिटल एन यानी पॉपुलेशन साइज मेरे पास 405 है, और स्मॉल एन यानी सैंपल साइज मैंने 20 कार्स का इससे सैंपल लिया हुआ है। ये 20 कार्स का सैंपल लिया हुआ, वही डेटा है, एमपीजी इंजन वगैरह सारा वही है जो मैंने पहले बताया। ओके, इसके बाद अहम बात क्या है, क्योंकि ये रैंडम नंबर्स हैं, तो ज़रा इधर देखें, मैं इधर ज़रा बाहर रखकर मैं इसको डिलीट प्रेस करता हूँ। देखें आप इधर देखें कि क्या हो रहा है। मैं इधर डिलीट प्रेस करूँगा, आप देखें कि इधर क्या इफेक्ट हो रहा है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये सारा सैंपल बार बार दोबारा सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब मैं डिलीट प्रेस करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये सारी कैलकुलेशन दोबारा करता है। जब सारी कैलकुलेशन दोबारा करता है तो वो रैंडम नंबर भी दोबारा सेलेक्ट करता है, पूरा सैंपल भी दोबारा सेलेक्ट करता है। ओके, अब ज़रा मैं आ रहा हूँ इधर, कुछ ये कलर्ड एरिया है कि ये क्या चीज़ है। ये जो आपको जो है ना येलो में नज़र आ रहे हैं, ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये असल में मैंने ओरिजिनल फुल पूरे पॉपुलेशन से मैंने ये कैलकुलेशन करके, बिलफर्ज ये अरिथमेटिक मीन है माइल्स पर गैलन का, लेकिन ये इन चंद एक ऑब्जर्वेशन का नहीं है, ये पूरे पॉपुलेशन का है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये जो येलो में लिखा गया है ये पूरे पॉपुलेशन का है, ये पूरे पॉपुलेशन का है, ये वैल्यूज पूरे पॉपुलेशन। और इसके लिए मैंने यहाँ सामने पैरामीटर लिख लिया है, क्योंकि ये सारे पैरामीटर हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं। इसी तरह ये पैरामीटर है, ये मीडियन है पॉपुलेशन का, और ये पैरामीटर है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है पूरे पॉपुलेशन का, और ये पैरामीटर है। अच्छा, और इसके बजाय ये जो दूसरे कलर में शो किया गया है ये सारे स्टैटिस्टिक है, ठीक है ना। ये जो हल्के ब्लू कलर, ये जो ब्लू से कलर में ये शो किया गया है, ये आपके पास स्टैटिस्टिक है, ये हमारे पास स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक का क्या मतलब है कि ये वैल्यू जो आई है ये असल में इस सैंपल से आई है, ये वैल्यू इस सैंपल से आई है।
अब ज़रा देखें कि जब ये सैंपल बदलता है तो ये वैल्यूज़ बदलती है। अब आप दोबारा तवज्जो दें, मैं ये जगह बदल लूँगा, मैं यहाँ पर जिस तरह डिलीट प्रेस कर रहा था, ये जगह आप देखते हैं बदल जाती है। आप देखेंगे ये जगह भी बदल जाएगी, अलबत्ता नीचे जगह नहीं बदलेगी। देखें, आपने ऑब्जर्व किया, होपफुली आप लोगों को समझ आ रही है कि ये स्टैटिस्टिक बदल रहे हैं लेकिन पैरामीटर नहीं बदल रहे। पैरामीटर जो है फिक्स रहते हैं, स्टैटिस्टिक वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। ये वो बात है जो इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक इज अ वेरिएबल, इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। ठीक है ना जी, इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। फिर देखें, ये देखें एक सैंपल में क्या वैल्यू थी, दूसरे सैंपल में क्या वैल्यू है, तीसरे सैंपल में क्या वैल्यू। तो बहरहाल ये चीज़ जो है ना ये वेरी करती रहती है। तो ये थोड़ी सी बात ज़रा जहन में रखें। और पैरामीटर अलबत्ता कांस्टेंट होता है, ये पैरामीटर खुदा करे इधर जितने भी आप देखेंगे ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। बहरहाल अब बिलफर्ज ये अगर हम माइल्स पर गैलन की बात करें, चले मैं माइल्स पर गैलन की बात करूं, वैसे तो मैं किसी की भी बात कर सकता हूं लेकिन मैं बाकी डिस्कशन सारी माइल्स पर गैलन पे करूंगा। तो ये इस सैंपल में ये बता रहा है कि जी इस सैंपल का जो एवरेज माइल पर गैलन है वो आ रहा है 27.7 और ये एक स्टैटिस्टिक है। 27.7 ये एक स्टैटिस्टिक है और ये इसको एस्टिमेट कर रहा है 23.6 को। अगर अक्सर जो सही सिचुएशन है उसमें हमें पूरे पॉपुलेशन मालूम ना होता और हम ये 23.6 कैलकुलेट न कर सकते, ये हमें अननोन होता, बस हम अंदाज़ा करके बता रहे होते कि पॉपुलेशन में भी 27.7 होगा, हालांकि एक्चुअली वो कुछ और हो सकता है। तो इससे आपको ये भी समझ आ गई कि एस्टिमेशन में एरर होते हैं। अभी राइट नाउ जो है 27.7 उस वैल्यू से ज़्यादा है, लेकिन मैं अब आपको ज़रा इसको बदल बदल के बताता हूँ, आपको नज़र आएगा कि ऐसे सैंपल भी हैं जे अभी ये उससे बड़ा हो गया। दूसरे केस में स्टैटिस्टिक जो है ना उससे छोटा भी हो सकता है। ज़रा देखें, ये देखें 21.3 आ गया है और ये अब उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो वो वाला ओवर एस्टिमेट कर रहा था, ये अंडर एस्टिमेट करता है। तो ये बहरहाल लगा रहता है, कभी ये अंडर एस्टिमेट करता है, कभी ओवर एस्टिमेट करता है, कभी काफ़ी करीब चला जाता है, कभी दूर चला जाता है। तो ये लगा रहता है। अभी फिर 27 में पहुँचे। तो बहरहाल ये हमारे पास स्टैटिस्टिक का सिचुएशन है। पैरामीटर के हम सैंपल से जो कैलकुलेशन करते हैं उनको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं और ये वेरिएबल होते हैं। अलबत्ता इन वेरिएबल वैल्यू को हम यूज़ करते हैं पॉपुलेशन में जो अननोन कांस्टेंट है। याद रखिए, मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ, ये इस केस में इस तरह है कि आपको पूरा पॉपुलेशन नोन है और उसका सारा डेटा नोन है। अक्सर केसेस में इस तरह कभी नहीं होता, आपको पूरे पॉपुलेशन का डेटा नोन नहीं होता। वरना अगर पूरे पॉपुलेशन का डेटा नोन हो तो फिर सैंपल लेने की ज़रूरत ही क्या है, सीधा सीधा उस पॉपुलेशन से ही कैलकुलेशन करें। तो बहरहाल एक्चुअली हमें पूरे पॉपुलेशन नोन नहीं होता और जैसे मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हम इस तरह का एक छोटा सा सैंपल लेके उसके बेस पे पूरे पॉपुलेशन के अंदाजे करते हैं और चूंकि ये अंदाज़ा होता है तो उसमें थोड़ा बहुत सैम्पलिंग एरर आ जाता है। चले जी, एक बात तो ये आपको स्टैटिस्टिक पैरामीटर, ये कि स्टैटिस्टिक वेरिएबल है, पैरामीटर कांस्टेंट है और स्टैटिस्टिक के बेस पे पैरामीटर की एस्टिमेशन कैसे होती है, ये थोड़ा बहुत डिस्कशन आपके सामने हो गई। आपको ये भी समझ आ गया कि स्टैटिस्टिक वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। अब मैं ये कर रहा हूँ कि आपको जिस तरह यहाँ पर आप देखें कि माइल्स पर गैलन का डेटा का एक फुल कॉलम है और उसमें उसकी बहुत सारी वैल्यूज़ है और अगर आप चाहें तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दें, चाहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दें, ये आप इसका बना सकते हैं जिस तरह आप स्टैटिस्टिक 1 में कर चुके हैं। तो माइल्स पर गैलन का इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। अब ये है कि स्टैटिस्टिक क्या इस तरह का कॉलम किस तरह बनाया जा सकता है, ये अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस जगह पर मैं बता रहा हूँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या किया है डियर स्टूडेंट कि मैंने ये सैंपल लिए हैं। ये सैंपल तकरीबन वही तरीकाकार लिया है जो इस तरह था, लेकिन बहरहाल या मैंने सैंपल लिया है। ये पहला सैंपल है, ये सैंपल जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ ये 20 ऑब्जर्वेशन का सैंपल है और ये माइल पर गैलन का 20 ऑब्जर्वेशन का सैंपल है। ये मैंने इस तरह किया कि एक्सेल का ही वो 1 2 3 इस्तेमाल किया हुआ है। ये पहला सैंपल है, इस तरह ये दूसरा सैंपल है, ये तीसरा सैंपल है, वगैरह वगैरह। तो ये सैंपल मैंने लिए हुए हैं।
ये टोटल जो है 3000 सैंपल मैंने लिए हुए हैं। अगर आप एंड करके इसको डाउन एरो की पे जाए तो ये आप देखें ये टोटल 3000 सैंपल मैंने लिए हुए हैं। बहरहाल तो ये सारे सैंपल मैंने लिए हुए हैं। इन सैंपल का यहाँ पर मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन ये अरिथमेटिक मीन है। ये अगर आप इधर देखें ये एवरेज का फार्मूला है, तो इसमें अरिथमेटिक मीन यहाँ कैलकुलेट किया हुआ। ये फुल कॉलम अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन किस चीज़ का? इसी सैंपल का। हर सैंपल के सामने उसका अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ है, यहाँ उसका मीडियन लिखा हुआ है और यहाँ सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है, जिस तरह फार्मूले में नजर आ रहा है। ये अरिथमेटिक मीन है, ये मीडियन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये एक स्टैटिस्टिक है, ये दूसरा स्टैटिस्टिक है, ये तीसरा स्टैटिस्टिक है। बहरहाल अब आप इसको कंपेयर करें इसके साथ। अगर तमाम कार्स में एमपीजी वाला डेटा देखें तो ये भी एक डेटा है, और इधर आए और ये कॉलम देखें ये भी एक डेटा है, और ये भी वेरिएबल है। देखें 23.38 है, 25.06 है, 27.51 है, 24.00 है, 21.73, तो ये भी वेरिएबल है। अगर आप इसका जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, जिस तरह आप स्टैटिस्टिक 1 में कर चुके हैं, इस तरह आप इसका भी कर सकते हैं। अब जब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सारा डेटा सैम्पलिंग से आया है। इसी तरह इसका बनाएंगे तो उसको भी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इस वाले को कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इसको कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन, और इसको कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो जो भी स्टैटिस्टिक होगा उसके मुताबिक उसका नाम थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन बेसिकली ये है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही। तो एक्सेल में इतनी बात बतानी थी, अब मैं वापस जाता हूं। So today we shall study the sampling distribution of sample mean and sampling distribution of proportion. तो इन दो को हम इंशाल्लाह आज स्टडी करेंगे। अच्छा जी, थोड़ी सी बात के पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चले फिर थोड़ा सा एक्सेल में बता देता हूँ। ये जो कॉलम है जिससे मैंने सैंपल्स दिए हैं मैं एमपीजी का, ये फुल कॉलम ये पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके बेस पे बनने वाला ये एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है ना। तो इसके बेस पे कई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनल डेटा को कहते हैं, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो सैम्पलिंग के प्रोसेस से एक खास स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाए। हमारे केस में जो है पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल पॉपुलेशन साइज है 405, ठीक है। किसी और जगह पर कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पर 405 है। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सैंपल साइज 20 है, जो मैंने अभी आपको बताया। पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में ओरिजिनल डेटा में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स। इसमें होता यह है कि ओरिजिनल डेटा, और ये मैंने मे भी इसलिए लिखा है कि ये एक्चुअली हमारे पास नहीं होता, ये अननोन होता है, ओरिजिनल डेटा अननोन होता है। बहरहाल एक्स जो है ना आमतौर पे उसमें किसी वेरिएबल को डिनोट करता है। बिलफर्ज इस केस में मैंने एक्स जो है एमपीजी को यानी माइल पर गैलन को शो करता है। इन प्रैक्टिस वी पिक जस्ट वन सैंपल फ्रॉम पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एस्टिमेशन पर्पस। ये फिक्रा मैंने क्यों लिखा है, इधर देखें, ये जो मैंने सैकड़ों सैंपल लिए हैं, मैंने बताया था ये एक सैंपल है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है ना। ये बहुत सारे सैंपल हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप सिर्फ एक सैंपल लेते हैं। ये इतने सारे सैंपल लेने कोई भी फायदा नहीं होता, इसमें तो खर्चा पॉपुलेशन से भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये कोई नहीं करता, हम सिर्फ एक सैंपल लेते हैं, ठीक है ना। ये जो कुछ हम आपको कर रहे हैं ये बेसिकली सिर्फ एक दफा करने का काम है, और ये समझाने के लिए है कि सैंपल पॉपुलेशन को क्यों बेहतर एस्टिमेट कर लेते हैं। बाकी आप इतने सारे सैंपल कभी नहीं लेंगे, आप सिर्फ एक सैंपल लेंगे। बाहर जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली दिस इज डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिपीटेड सैम्पलिंग ऑफ सेम साइज। एक ही साइज के जब हम बहुत सारे सैंपल लेते हैं और उससे डेटा हासिल करते हैं, जैसे मैंने ये बताया आपको, एक ही साइज के, और यहाँ एक साइज कौन सा है, सैंपल ऑफ साइज 20। ये देखें, ये 20 ऑब्जर्वेशन का, ये अगर आप इधर नीचे गौर करें यहाँ लिखा हुआ है, ये 20 ऑब्जर्वेशन का है, और इसका एवरेज 22.7, ये मैंने लिखा हुआ है 22.7, ठीक है ना। तो ये रिपीटेड सैम्पलिंग की बात हो रही है जी। ये रिपीटेड सैंपल आप करें, ठीक है, और उससे जो आपको डेटा मिलेगा ना,
उससे जो आपको डेटा मिलेगा ये वाला डेटा, तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस सूरत में यहां पर तो वेरिएबल का नाम x था जो MPG को डिनोट कर रहा था, यहां वेरिएबल का नाम है x बार। बेसिकली मैं अब मुसलसल इस कॉलम को स्टडी कर रहा हूँ, ये कॉलम जो अरिथमेटिक मीन वाला कॉलम है, एवरेज वाला कॉलम है, ठीक है ना, मैं फिलहाल इसको स्टडी कर रहा हूँ। तो x बार जो है सैंपल मीन ऑफ MPG, तो ये MPG डेटा का जो सैंपल मीन है, वो जो 20 ऑब्जर्वेशन का हर मुख्तलिफ गाड़ियों का MPG आया उनका एवरेज कैलकुलेट किया है, वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का x बार हमारे पास आ गया। In practice, we compute necessary statistic from just one sample for forecasting. यानी एस्टिमेशन या फोरकास्टिंग जो भी हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सिर्फ एक सैंपल से जो है ना स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं। ये बार बार सैम्पलिंग कोई नहीं करता, ये सिर्फ एक दफा आपको बात समझाने के लिए, ठीक है ना, ये सिर्फ एक दफा बात समझाने के लिए। तो बहरहाल फिलहाल ये समझे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिपीटेड सैम्पलिंग से अगर आप स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करें और उसका जो डेटा आपके पास आए, उस स्टैटिस्टिक का ये जो डेटा आपके पास आए उसका आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दें, तो इसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, इसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। चूंकि ये अरिथमेटिक मीन है तो इसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कहेंगे। इसको हम, चूंकि ये मीडियन का डेटा है तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन, और ये चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये नाम ज़रा थोड़े से इस वजह से था, नाम थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। चलिए जी, मेरा ख्याल में आपको पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ फ़र्क समझ आ गया होगा। पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनल डेटा को कहते हैं और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिपीटेड सैम्पलिंग की मदद से हमारे पास एक नई डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। आगे जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार, क्योंकि मैंने बताया था कि आज हम दो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, एक x बार की और एक p बार की। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार पहले पढ़ रहे हैं। पेरेंट पॉपुलेशन में आपके पास वेरिएबल का नाम x है, पॉपुलेशन का साइज कैपिटल N है, उसका मीन जो है x बार का जो मीन है पूरा पॉपुलेशन का मीन वो म्यू से हम डिनोट कर रहे हैं, और इसका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। हम ये सपोज कर रहे हैं कि इसका शेप हमें नोन नहीं है, मतलब हमें ये नहीं पता कि x बार के डिस्ट्रीब्यूशन के अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, उसका ग्राफ बनाए, तो वो ग्राफ कैसा होगा, वो बेल शेप होगा, वो मतलब है या बेल शेप नहीं होगा, कोई और शेप होगा, कुछ भी शेप हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी शेप हो सकता है, ठीक है ना। तो बहरहाल शेप हमें अननोन है, लेकिन बहरहाल ये x बार की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की क्या सिचुएशन है, x बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, x ये तो x की डिस्ट्रीब्यूशन है, x बार की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। यहां पर वेरिएबल का नाम है x बार, ठीक है, और यहां पर हमारे पास सैंपल साइज है स्मॉल n। एक्सपेक्टेड वैल्यू, हाँ इस तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार ये म्यू ई के बराबर होती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह इस डेटा का, इस पेरेंट पॉपुलेशन का सेंटर जो है म्यू है, इसका मीन क्या है म्यू है, इस तरह इसका भी मीन म्यू है, दोनों का सेंटर एक है। खुदा करे पेरेंट पॉपुलेशन हो या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों का सेंटर एक ही आता है, दोनों का सेंटर एक आता है। अहम बात यह है। अलबत्ता है फर्क किस में होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क होता है। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई और कहानी है, यहाँ कोई बिलफर्ज यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है सिग्मा, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की कहानी कुछ और है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, अगर स्मॉल n यानी सैंपल साइज डिवाइड बाई कैपिटल N पॉपुलेशन साइज, अगर इन दोनों की रेशो, इसको वैसे सैम्पलिंग फ्रैक्शन कहते हैं, अगर इन दोनों की रेशो 0.05 से कम हो यानी 5% से, इसका दूसरे अल्फाज में मतलब यह है कि स्मॉल n पॉपुलेशन साइज के 5% से छोटा हो। सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज के 5% से अगर छोटा हो, तो फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला हमारे पास आता है, ये इसका प्रूफ वगैरह मैं नहीं बता रहा, बस डायरेक्ट आप समझिए कि फिर इस x बार का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये x के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं कर रहा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं नोन है सिग्मा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है सिग्मा डिवाइड बाई अंडर रूट n, सिग्मा डिवाइड बाई अंडर रूट n, ठीक है ना। और ये कब, अगर n बाई n जो है 0.05 से छोटा हो,
लेकिन अगर n बाई n 0.05 से बड़ा हो तो फिर ये फार्मूला यूज़ नहीं होता, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला यूज़ होता है। यहाँ तक तो ये पुराना वाला ही है, लेकिन साथ एक और चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये जो और चीज़ मल्टीप्लाई होती है इसको हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन कहते हैं। यही जो माउस इसके गिर्द अभी हरकत कर रहा है, ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन है। तो ये एक अहम बात हो गई। और आगे जी हम जाते हैं कि अगर सैंपल साइज लार्ज हो जाए तो याद रखें कि हमें इधर शेप पता नहीं है, इधर शेप हमें पता नहीं है, लेकिन अगर सैंपल साइज लार्ज हो जाए तो शेप यहाँ एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन का शेप खुद ब खुद नॉर्मल होने लगता है। अगर सैंपल साइज लार्ज हो जाए तो एक्स बार की शेप खुद ब खुद नॉर्मल होने लगती है, ठीक है ना जी। तो ये अब बड़े मज़े की बात है कि खुदा करे कि हमें एक्स की शेप का कुछ भी अंदाज़ा ना हो, एक्स बार की शेप अगर हम सैंपल साइज बड़ा ले लें तो हम बता सकते हैं कि एक्स बार की शेप क्या होगी, और इसके बाद फिर आप उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल वगैरह उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये थोड़ा सा आपको बुक में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है। बुक में ये सारी बात जो मैंने इधर बताई है किस तरह बताई गई है, ये देखें। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, जो यहाँ पर ओरिजिनल पॉपुलेशन जो एक स्क्वायर फॉर्म का है, ये एक बिल्कुल ही मोड़ा तोड़ा फॉर्म में है ओरिजिनल पॉपुलेशन, और ये एक बिल्कुल ही जे रिवर्स जे शेप है, ठीक है ना, एक कर्व शेप है। तो पॉपुलेशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, पॉपुलेशन में बड़ी अजीब अजीब डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। अब अगर सैंपल ऑफ साइज 2 आप लें तो एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हो जाएगी। ये नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस शेप से मुख्तलिफ हो रहा है, और ये देखें इस शेप से मुख्तलिफ हो रहा है। सैंपल साइज 2 के बजाय 5 ले लें, ये देखें इसकी शेप नॉर्मल के करीब जानी शुरू हो जाती है, और सैंपल साइज 30 हो जाए तो आपके इसकी शेप बहुत ज़्यादा नॉर्मल के करीब हो जाती है, इसकी शेप बहुत ज़्यादा नॉर्मल के करीब हो जाती है, ठीक है ना जी। इस वजह से हमारे स्टैटिस्टिक्स में सैंपल ऑफ साइज 30 को लार्ज कंसिडर किया जाता है। वजह यह है कि इस पर जो है ना एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन की शेप खुद ब खुद नॉर्मल होने लगती है, ठीक है ना। और ये जो है कि भाई अगर सैंपल साइज लार्ज हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप एक्स बार के डिस्ट्रीब्यूशन की शेप नॉर्मल हो जाएगी। इसको हम एक ख़ास थ्योरम है स्टैटिस्टिक में जिसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम CLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम की मदद से ये एक अहम थ्योरम है जो हमारे स्टैटिस्टिक्स का, जो हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो बहरहाल एक्स बार का मीन जो है वही होता है जो ओरिजिनल डेटा का मीन होता है, अलबत्ता इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला कुछ और होता है। इतना हमें समझ आ रही है कि एक्स बार का स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन से बहुत कम होता है। वजह इसकी यह है कि सिग्मा को यहाँ एक और चीज़ पर डिवाइड करते हैं तो यह और छोटा हो जाता है, ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा हो जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा होना अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि x के मुकाबले में x बार का डेटा ज़्यादा रिलायबल है, x के मुकाबले में x बार का डेटा ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। और इसी वजह से हम एस्टिमेशन में इस डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो बहरहाल ये x बार की डिस्ट्रीब्यूशन की सारी कहानी हो गई। चले जी अब ज़रा इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको बता देता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, एक मिनट, अच्छा जी, ये एक एग्जाम्पल है। Barron's reported that the average number of weeks an individual is unemployed is 17.5 weeks. ये Barron's वाले ये उनकी रिपोर्ट है कि एक बंदा ऑन एवरेज जो है 17.5 वीक्स जो है ना अनएम्प्लॉयड रहता है। ये 18 फरवरी 2008 को Barron's के रिपोर्ट में ये बात आई थी। Assume that for a population of all unemployed individual, the population mean length of unemployment is 17.5. हम सपोज करते हैं कि पूरे पॉपुलेशन में ये एवरेज यही रह रहा है 17.5 अनएम्प्लॉयड लोगों में, कि वो कितने अरसा अनएम्प्लॉयड लेते हैं, तो वो 17.5 ईयर्स लेते हैं, सॉरी ईयर्स नहीं वीक्स, अल्लाह महफूज रखे अनएम्प्लॉयमेंट से।
तो बहरहाल ये 17.5 वीक्स जो है वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। ये उनकी मीन की वैल्यू है, ये म्यू की वैल्यू है क्योंकि ये एवरेज है, और उनके स्टैंडर्ड डेविएशन है 4, ये सिग्मा की वैल्यू है। सपोज यू वुड लाइक टू सेलेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 अनएम्प्लॉयड। अब इसी पॉपुलेशन से हम 50 अनएम्प्लॉयड लोगों का सैंपल लेंगे और उसको स्टडी करेंगे फॉर अ फॉलो अप स्टडी। इसके बाद वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहली बात तो ये शो द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, यानी ये जो आपने 50 का सैंपल लिया इसके बेस पे जो एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता दें, पहली बात तो ये। और फिर दूसरी बात ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल दैट द सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 50 अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स विल प्रोवाइड सैंपल मीन विद इन 1 वीक ऑफ पॉपुलेशन मीन। ठीक है ना जी, कि ये जो सैंपल मीन है ये पॉपुलेशन मीन के विद इन 1 वीक लाई करेगा। ठीक है ना, ये और इसी तरह यहाँ पर बता रहे वही उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन विद इन 1/2 वीक, यानी आधा वीक। यहाँ तो एक फुल वीक था और यहाँ आधे वीक की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर पार्ट बी और सी तकरीबन एक जैसे हैं, बस इसमें 1 वीक की बात की गई और इसमें आधे वीक की बात की गई। सबसे पहले पार्ट ए के साथ हम डील करते हैं। यहाँ से सोल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये ओरिजिनल डेटा फॉर एक्स और एक्स क्या है, लेंथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन वीक्स। ठीक है ना, मीन हमारे पास क्या है, मीन हमारे पास म्यू है और वो 17.5 वीक्स है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा कहते हैं, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ये 4 के बराबर है। ये दो चीजें तो गिवन है हमारे ऊपर, गिवन है मीन ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। सो फॉर एक्स बार द सैंपल मीन ऑफ 50 अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल, ये जो एक्स बार है जो इन 50 अनएम्प्लॉयड जो हमने सेलेक्ट किए थे उनका मीन है, उसके लिए मीन क्या होगा, मीन वही 17.5 होगा। ये मैंने कहाँ से लिया है, ये आप ऊपर देखें, मैंने कहा था कि मीन इधर और इधर दोनों सूरतों में एक ही होगा, मीन एक ही होगा। अलबत्ता स्टैंडर्ड डेविएशन में बात बदल जाती है, मीन दोनों में एक होता है। तो मीन जिस तरह उधर 17.5 है इस तरह इधर भी 17.5 होगा। अलबत्ता स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये सिग्मा ओवर एन अंडर रूट होगा। सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, मैंने ये वाला फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया है, ये वाला क्यों इस्तेमाल किया है, ये वाला क्यों नहीं इस्तेमाल किया, तो आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मैंने सिर्फ 50 लिए है। 50 डिवाइड बाई वो इतनी बड़ी तादाद, वो 0.05% से बहुत कम ही आएगा, लिहाजा जनरली हम यही फार्मूला ले लेते हैं। ये तो हमें कोई वाकई शक पड़ जाए तो फिर हम इधर आ जाते हैं, वरना अक्सर यही फार्मूला लिया जाता है बाहर। तो इस फार्मूले की वजह से सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, तो मैंने 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 50 कैलकुलेट किया, और ये 4 को जब अंडर रूट 50 से डिवाइड किया तो 0.5657 इसकी वैल्यू आ गई। कैसे, ये जरा देखें, ये देखें 4 और डिवाइडेड बाई और 50 और इसका रूट, ये रूट है, ठीक है, 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट, और जब आप इक्वल टू करेंगे तो ये आ रहा है 0.5657 राउंड करके 0.5657। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन मैंने की है। अहम बात आप यहाँ तक नोट करें कि ओरिजिनल डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन मीन दोनों का बराबर है। ओरिजिनल डेटा का पेरेंट पॉपुलेशन का और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का मीन बराबर है, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है 4 और यहाँ 1 से भी कम है, यानी 0.5 के आसपास है। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड डिवीजन इसका बहुत कम है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो सैम्पलिंग से डेटा आ रहा है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है इस डेटा के मुकाबले। ठीक है ना, इस डेटा के मुकाबले में सैम्पलिंग से आने वाला डेटा ज़्यादा रिलायबल है। आखिरी बात यह है कि चूंकि सैंपल साइज 50 है, तो ड्यू टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी क्लोज टू नॉर्मल, क्योंकि सैंपल साइज 50 है और 50 30 से काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ आपको वैसे तो हमने लिखा होता है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि इन्फिनिट सैंपल कैसे लेंगे। इन्फिनिट को इतना लेना ज़रूरी नहीं है, 30 से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको लार्ज सैंपल साइज कर लेते हैं, और यहाँ तो 50 है तो बस ठीक है इस लार्ज। अच्छा जी, अब आगे आते हैं पार्ट ए की बात तो तकरीबन मुकम्मल हो गई।
और ये भी पता चल गया कि इसकी शेप वही बेल शेप बनेगी, नॉर्मल शेप बनेगी इसकी। बाकी ये CLT का मतलब है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अच्छा जी, पार्ट बी। यहां पर आपने जो Z डिस्ट्रीब्यूशन आपने स्टैटिस्टिक 1 में पढ़ा था वो आपके बहुत काम आएगा। Z डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसके लिए आपने ये टेबल इस्तेमाल किया था, Z टेबल, कम्युलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है ना जी। कैसे काम आएगा? प्रोबेबिलिटी दैट x बार लाइज इन बिटवीन 16.5 18.5, ये दो वैल्यूज कहां से आई हैं? ये दो वैल्यूज कहां से आई हैं? पार्ट बी में देखें, वो कह रहे हैं कि x बार लाइज what is the probability that a simple random sample of 50 unemployed individual will provide a sample mean within 1 week of population mean? Within 1 week of population mean का क्या मतलब है? अगर आप पॉपुलेशन मीन कितना है 17.5, इससे 1 वीक माइनस करेंगे तो 16.5, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 18.5, तो x बार इन दोनों के दरमियान आ जाए, ये है विद इन 1 वीक ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो x बार इन दोनों के दरमियान आ जाए। अब हम कर दे क्या है? ये तो x बार है, हमें इसको z में कन्वर्ट करना है ताकि हम ये टेबल इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो इसको z में कन्वर्ट करना है। z में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है? फार्मूला यह है कि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू से उसका मीन माइनस करके, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिवाइड करते हैं तो ये z में कन्वर्ट हो जाता है। ये काम मैंने इसके साथ भी किया है, इसके साथ भी किया, और इसके साथ, इन तीनों के साथ किया है। x बार की जगह z मैंने ऐसे ही नहीं लिख लिया, x बार की जगह z मैंने ऐसे ही नहीं लिख लिया, असल में मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, x बार से मैंने उसका मीन माइनस किया और x बार के स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड किया, तो z में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इससे भी मीन माइनस किया, मीन कितना है 17.5, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.5657, ये वाला। तो बहरहाल इससे भी और इससे भी, दोनों से 17.5 माइनस करके और 0.5657 पे डिवाइड कर ले, स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिवाइड कर ले बहरहाल, तो ये आपके पास जो है ना z में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करें, ये देखें, चलें ये एक पे कैलकुलेट कर रहा हूं, ये वाली देखिए 18.5 माइनस 17.5 इक्वल टू 1 और डिवाइडेड बाई 0.5657, तो ये 1.77 तकरीबन ये वैल्यू आ रही है। इस तरह इसको कैलकुलेट करें तो -1.77 वैल्यू आ रही है। बहरहाल प्रोबेबिलिटी के z इन दोनों के दरमियान हो। अब आपको z के स्टैंडर्ड नॉर्मल को वो प्रैक्टिस जो आप पहले कर चुके हैं, ये चीज इसके बराबर होती है। ठीक है ना, ये चीज स्टैंडर्ड नॉर्मल आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज इसके बराबर होती है। ठीक है ना जी। z is less than 1.77 minus z is less than -1.77, और बाकी ये 1.77 के सामने ये उसके लिए इस प्री और ब्रैकेट और z is less than 1.77 और ब्रैकेट क्लोज, इस पूरे की जगह ये वैल्यू कहाँ से आई? ये z टेबल से आई है। इसी तरह इस पूरे की जगह ये वैल्यू कहाँ से आई? ये भी टेबल से आई है। ये मैं देखें, मैं टेबल में बताता हूँ। टेबल में 1.77 पे आपने देखना है, 1. स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में वो इधर मौजूद है। ठीक है, 1.77, ठीक है। तो ये आप इस तरह कर लेते कि -1.77 कर लेते, वो ज़रा आसान होगा। बाकी मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल अपलोड कर लूँगा, आप दोनों को चेक कर सकते हैं। इस तरह करते हैं, ये वाला ज़रा आसान है, -1.77 ये कर लेते हैं, और दूसरा फिर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में अपलोड करूँगा तो आप उधर खुद ही देख लीजिएगा। ये देखिए -1.7 ये है, -1.70 देखना हो तो ये, क्योंकि इसके सामने इधर ऊपर 0 लिखा हुआ है। -1.71 करना है तो ये वाला कर रहा होगा, क्योंकि यह 0.01 लिखा हुआ है। इसी तरह -1.77 करना हो तो ये देखें, आप ऐसे आएंगे, ऐसे इधर आएंगे, ये इस रास्ते में आएंगे, ये वाला जिसके ऊपर यहाँ 7 लिखा हुआ है, ये जगह है -1.77, 0.03836। अब जरा इसको याद रखें और देखें,
ये 0.03836 समझ रहे हैं, ये कहाँ से आया, ये -1.77 से। इसी तरह उसी टेबल से 1.77 पे ये वैल्यू आ गई है। बाकी मैं Z टेबल पहले पढ़ा चुका हूँ, आप उससे कर लें। बाकी इस नंबर से ये माइनस करें तो यू गेट 0.92328, यानी इस बात का कि x बार इन दो लिमिट्स के दरमियान हो जाए, इसका 92.328% चांस है। इसका x बार 16.5 से लेके 18.5 तक आ जाए तो 90, यानी इसका मतलब ये है कि वो जो आपने बहुत बड़ी तादाद में सैंपल लिए हैं तो उसमें 92% सैंपल्स में x बार की वैल्यू इन दो लिमिट्स के दरमियान हो। बड़ी बात है भाई। अब आप बता सकते हैं कि वो बहुत सारे सैंपल आपने लिए, 92% सैंपल इन दो लिमिट्स के दरमियान होंगे। अच्छा, पार्ट सी इज लेफ्ट टू स्टूडेंट एज एन एक्सरसाइज। अच्छा जी, अब बात करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी बार। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी बार, प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। द सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल से जो प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं उसका हम पी बार लिखते हैं और उसका फार्मूला है x/n। ठीक है, एक्स इसमें क्या चीज़ है, सपोज आपका अगर मैं इसी कार्स वाले डेटा की बात करूं और हम इंटरेस्टेड हैं कि वो कार जिनमें एक खास किस्म का फिल्टर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, जिसमें खास किस्म का फिल्टर इंस्टॉल है, तो आप सैंपल में ये देख सकते हैं। आप इसका आसान सा काम एक ये कर सकते हैं कि आप इसका टोटल कर, तो वो कह रहा है कि इस कॉलम में चूंकि 0 का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इस टोटल पे, तो इस कॉलम में 13 ऐसे गाड़ियां हैं कि जिसमें फिल्टर इंस्टॉल है, यानी x की वैल्यू 13 है, x की वैल्यू 13 है। टोटल हमारे पास 20 है, टोटल हमारे पास सैंपल साइज 20 है और उसमें 13 ऐसे हैं जिसमें फिल्टर इंस्टॉल्ड है सैंपल में, तो ये 13/20 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आपके पास इस सैंपल में यहां पर आ गई है, ये x की वैल्यू है, ठीक है ना जी। अच्छा, और ये भी इसी तरह सैंपल टू सैंपल बदलती रहती है, यानी ये भी स्टैटिस्टिक है। देखें, अगले में 17 आ गई, अगले में 16 आ गई, अगले में 15 आ गई, 16 आ गई, तो ये 12 आ गई, तो ये बदलता रहता है। तो बहरहाल ये एस्टिमेशन का सूरत हाल होती है। बहरहाल पी बार बराबर है x/n, और x क्या चीज़ है, x इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हु पोजेस अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस कैरेक्टरिस्टिक में आप इंटरेस्टेड है वो सैंपल में वो एलिमेंट, सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, वो एलिमेंट जो सैंपल में आ जाए, तो जिनमें वो खास कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है जिसमें रिसर्चर की दिलचस्पी है, तो वो x वाले हो जाते हैं। तो उनका आप मालूम करके x की तादाद मालूम कर लेते हैं और n तो सैंपल साइज है, x/n जब आप मालूम करते हैं तो ये p बार हो जाता है। बिलफर्ज अगर हम इस सैंपल के लिए पी बार कैलकुलेट करना चाहें इसके लिए, तो ये कैलकुलेटर से ऐसे होगा। हमारे पास x की वैल्यू है 12 और सैंपल साइज है 20 का, तो ये पी बार की वैल्यू हो जाएगी 0.6, पी बार की वैल्यू हो जाएगी 0.6। तो इस तरीके से पी बार कैलकुलेट होता है। बाकी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी बार जो है वो उसी तरह पी के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि पी बार की अगर फुल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाए और उसका मीन निकाला जाए तो उससे वही पी आता है जो पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन की वैल्यू होती है, ठीक है ना जी। तो ये बात किसी हद तक वो पिछले की तरह है, जहां जिस तरह हमने लिखा था ना ये कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी म्यू होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी म्यू होता है। इसी तरह यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी बार जो है वो पी ही के बराबर होता है, और ये वो प्रोपोर्शन है जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं, पॉपुलेशन में वो प्रोपोर्शन है जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं। बाकी अगेन वही बात है कि अगर सैंपल फ्रैक्शन n स्मॉल n डिवाइड बाई कैपिटल N 0.05 से छोटा हो तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला हो जाता है इस केस में, और अगर ये इससे बड़ा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला हो जाता है। अगेन ये वाला पोर्शन जो है ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन है। अच्छा जी, एक बात और कि पी बार की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल नहीं बनती, पी बार की डिस्ट्रीब्यूशन वैसे नॉर्मल नहीं बनती, बाइनोमियल बनती है। लेकिन अगर आपके पास एन पी 5 से ज़्यादा हो, n इंटू पी 5 से ज़्यादा हो और n इंटू 1 माइनस पी भी 5 से ज़्यादा हो, अगर ये दोनों 5 से ज़्यादा हो तो फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप नॉर्मल से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं और नॉर्मल पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और मैं नॉर्मल पे ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है ना जी।
ये क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ डोरेमॉन का डिस्ट्रीब्यूटर इनकॉर्पोरेशन believes that 30% of the firm's order come from first time customer. ये डोरेमॉन वो जो कार्टून है उसके प्रेसिडेंट हैं, उसके वो कह रहे हैं कि 30% जो ऑर्डर हैं वो फर्स्ट टाइम कस्टमर से आते हैं। ठीक है, अभी ये फर्स्ट टाइम कस्टमर होना वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट है, ये है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। A random sample of 100 order will be used to estimate the proportion of first time customer. अब ये कह रहे हैं कि हम 100 ऑर्डर्स का सैंपल लेंगे और देखेंगे कि उसमें फर्स्ट टाइम कस्टमर कितने हैं। पहली बात तो ये कि वो कह रहे हैं कि एज्यूम करें कि प्रेसिडेंट का अंदाजा दुरुस्त है और ये कि पी की वैल्यू 30% है। ठीक है, आप सपोज करें कि यही है, तो फिर इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनती है आप पहले ये बताएं। और दूसरी ये कि प्रोबेबिलिटी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पी बार जो है सैंपल प्रोपोर्शन यानी पी बार 0.2 और 0.4 के दरमियान होगा। इसी तरह पार्ट सी में बता रहे हैं कि पी बार 0.25 और 0.35 के दरमियान होगा। तो इसके सोल्यूशन का पार्ट ए है, सैंपल प्रोपोर्शन पी बार इस तरह है, इज द रैंडम वेरिएबल इन दिस केस, ये तो आपको पता है। The expected value is given by expected value of P bar. P bar की expected value P के बराबर होती है और वही जो population में P चल रहा है वो 30% है 0.30। स्टैंडर्ड डिविएशन किसके बराबर होगा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला मैंने ऊपर बता दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन P इंटू 1 माइनस पी बाई एन। P की वैल्यू ये है और अगर इसको 1 से माइनस करें 1 माइनस 0.3 जो है 0.7 बनता है। तो P और 1 माइनस पी की वैल्यू और N की वैल्यू 100 ले लें, सॉल्व करें तो ये 0.04583 इसकी वैल्यू आ रही है, बेशक सॉल्व करके चेक कर लें। फाइनली आप ये चेक करें कि NP का क्या मतलब है, N 100 है और P की वैल्यू 0.3 है तो मल्टीप्लाई करते हैं 30 आता है, ये 5 से ज़्यादा है। N इंटू 1 माइनस पी, N 100 है और 1 माइनस पी 0.7 है, मल्टीप्लाई करते हैं 70 आता है और 75 से ज़्यादा है, तो वो कंडीशन पूरी हो रही है। सो द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल, लिहाजा हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये सारी बात हो गई है, हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी जो है कि पी बार की वैल्यू इन दो लिमिट्स के दरमियान है, पी बार की वैल्यू इन दो लिमिट्स के दरमियान है, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर। प्रोबेबिलिटी ये अगेन उसको जेड में कन्वर्ट करें, किस तरह कन्वर्ट करें, इससे मीन माइनस करें और मीन कितना है 0.30 और स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर था ये वाला, इस पर डिवाइड कर दें। यही काम मैंने इस पी बार के साथ किया और ये जेड में कन्वर्ट हो गया और 0.4 के साथ भी ये काम किया है, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है जो ऊपर किया था आपने। बहरहाल इनका वैल्यूज आप कैलकुलेट करें तो ये इस तरह आ जाती हैं। अगेन ये वही प्रोसीजर है, उसी तरह जेड टेबल से फाइनली ये आंसर आ जाता है 0.97074, यानी अप्रॉक्सीमेटली 97% चांस है कि पी बार की वैल्यू इन दो लिमिट्स के दरमियान आ जाए। और आखिरी पार्ट अगेन पार्ट सी मैंने आपके लिए छोड़ दिया है एज एन एक्सरसाइज। अच्छा जी, अब हम काफ़ी क्लोज के करीब हैं। एक अच्छे पॉइंट एस्टिमेट की क्या खूबियाँ होती हैं। पहली बात तो यह कि जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस, इसमें दो किस्म के एस्टिमेट आप पढ़ेंगे, एक पॉइंट एस्टिमेट और एक इंटरवल एस्टिमेट। जो अभी आपने पढ़े ये पॉइंट एस्टिमेट थे, एक्स बार पी बार ये पॉइंट एस्टिमेट थे। इनमें खास बात क्या है, पॉइंट एस्टिमेट में क्या बात होती है ये मैं थोड़ा सा बता दूं। ये चले इधर ही देख लें। आप पॉइंट एस्टिमेट में ये होता है कि जब आप फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आखिर में आपके पास एक आंसर आ जाता है। यहाँ जैसे अरिथमेटिक मीन का फार्मूला इस्तेमाल करके आखिर में एक आंसर आ जाता है और वो है 23.1। इस कॉलम के नीचे सिर्फ एक आंसर आता है, ठीक है ना, 23.1 अरिथमेटिक मीन का। और इस 23.1 की मदद से हम 23.6 को एस्टिमेट करेंगे। ये हमें अननोन होगा, इसकी मदद से हम इसको एस्टिमेट करेंगे। अहम बात यह है कि आपके पास एक आंसर आता है। जो एस्टिमेशन प्रोसेस आपको एक आंसर देता है उसको हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। और जो एस्टिमेशन प्रोसेस इस तरह हो कि जो आपको दो आंसर दे दे, यानी एक उसका लोअर लिमिट, एक यानी आप जिस चीज को एस्टिमेट कर रहे हैं उसका लोअर लिमिट दे दे और अपर लिमिट दे दे, दो वैल्यूज दे दे, तो ये फिर क्या हो जाता है, ये इंटरवल एस्टिमेशन हो जाता है। जो दो लिमिट दे वो इंटरवल एस्टिमेशन हो जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पॉइंट एस्टिमेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अ सिंगल वैल्यूड एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर थीटा, थीटा कोई भी पैरामीटर हो सकता है,
in statistic is known as a point estimate. Point estimate कौन सा होता है? जो single valued हो. And the function or formula used to make that estimate is called point estimator. तो estimate और estimator में क्या फर्क है? ये इधर देखें, ये आपको इधर जो आंसर नजर आ रहा है ये 23.1 ये एस्टिमेट है, लेकिन इसमें कोई फार्मूला इस्तेमाल हुआ एवरेज का, वो एवरेज का फार्मूला एस्टिमेटर है, वो फार्मूला एस्टिमेटर है और ये जो आंसर आया है ये एस्टिमेट है. इसी तरह ये देखें आप, ये वाला बिलफर्ज देख रहे हैं, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, डिटेल फार्मूला आप स्टैटिस्टिक के कोर्स में पढ़ चुके हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला एस्टिमेटर है और ये एस्टिमेट है, जो आंसर आ जाए वो एस्टिमेट है. ओके, पॉइंट एस्टिमेटर के अहम खूबियां क्या हैं? किसी भी पॉइंट एस्टिमेटर के 3 अच्छी खूबियां हैं जो हमें चाहिए होती हैं. एक ये कि वो एस्टिमेटर अनबायस्ड हो. अनबायस अभी आपने देखा एक्स बार और पी बार दोनों अनबायस है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर बराबर है एस्टिमेट के, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर बराबर है पैरामीटर के. ये खूबी ऊपर आपने 2 जगह पर नोट की है. बाकी ये है कि वहां यहाँ पर एक्स बार या पी बार लिखा हुआ था और यहाँ पर जो है ना म्यू या पी लिखा हुआ था, लेकिन आइडिया यही था. तो एक तो ये कि उसका अनबायसनेस का मतलब यह है कि उसका बायस 0 हो. दूसरा ये कि कंसिस्टेंट हो. कंसिस्टेंट का मतलब यह है कि उसका एब्सोल्यूट एरर ऑफ एस्टिमेशन जो है डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग सैंपल साइज. जितना आप सैंपल साइज बढ़ाएं उसका एरर ऑफ एस्टिमेशन डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है ना. तो उसको हम कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहते हैं. इस तरह इफिशिएंट किसको कहते हैं? इफिशिएंट एस्टिमेटर उसको कहते हैं कि जो अगर आपको एक ही वैल्यू को एस्टिमेट करने के एक से ज्यादा एस्टिमेटर हो. जैसे आप यहां देखें, यहां पर इसमें यहां पर आपके पास सैंपल अरिथमेटिक मीन है और ये मीडियन है. पॉपुलेशन का सेंटर आप 2 तरीकों से यहां पर एस्टिमेट कर रहे हैं. अरिथमेटिक मीन से भी कर रहे हैं और मीडियन से भी कर रहे हैं. ये दोनों पॉपुलेशन के सेंटर को, डेटा के सेंटर को एस्टिमेट करते हैं, दोनों एक ही चीज को. तो इन दोनों में जिसकी वेरिएबिलिटी कम होगी तो उसको हम कहेंगे, जिसका मीन स्क्वायर एरर कम होगा तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा. जिसकी वेरिएबिलिटी कम होगी, जिसका बायस कम होगा ओवरऑल, तो उसकी वो ज्यादा एफिशिएंट होगा. और सफिशिएंट अब उसको कहते हैं कि इट यूजेस ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द सैंपल. जो एस्टिमेटर जो है तमाम इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं करता उसको हम सफिशिएंट नहीं कंसिडर करते. इधर देखें, आपको पता है कि एवरेज जो है इन तमाम ऑब्जर्वेशन को आप सम करेंगे और फिर एवरेज करेंगे, यानी वो सारा डेटा को इस्तेमाल करेगा, तो ये सफिशिएंट है. ये जो है आपको मीडियन पता है, जिन स्टूडेंट ने मीडियन कैलकुलेट किया उनको पता है कि वो ये सारा डेटा अरेंज करके दरमियान की 1 या 2 ऑब्जर्वेशन के बेस पे कैलकुलेट होता है, बाकी सारा डेटा उसमें इस्तेमाल नहीं होता. तो ये तमाम अवेलेबल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं करता, ये खराबी है इसमें. तो हमारे पास एक्स बार जो है सफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स बार ज्यादा बेहतर है, मीडियन ज्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है. तो ये कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थी. Thank you for being with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.